नमस्कार दोस्तों, इस इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, तो हम लोग जो है पर डे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये करंट कैप्सूल लेके आते हैं आपके एग्जाम के लिए, कि जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे पर डे देखना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, तो हम लोग फटाफट से कर लेंगे। और इसी तरीके से पर डे लेके आते रहते हैं, तो आप लोग इस सेशन से जुड़िए। और अभी हमारा जो है एप्लीकेशन है, जो इलाहाबाद कैंपस, आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा और उसका लोगो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका लोगो दिखाई देगा। तो आप इस एप्लीकेशन से जो है सभी बैच को परचेज कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी का बैच है, पीसीएस का है, प्रीलिम्स का है, मेंस का है। ठीक है, इसके अलावा अदर वनडे एग्जाम्स का भी बैच है, अभी लॉन्च किया गया है। यूपीपी का स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है, जिसकी अभी डेट जो निर्धारित की गई है 7, 8 और 9 जून को निर्धारित की गई है। तो इस सबको देखते हुए जो है बैच लॉन्च किए गए हैं, आप लोग लेके और इसे जो है पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं, और ताकि आप आने वाले 4 से 5 महीनों में अपने एग्जाम को फोकस करके कोई ना कोई सरकारी नौकरी हासिल कर ले। वनडे लेवल की बात करी हूँ। और यूपीएससी की बात करें तो वो जो है इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, 1 से 1.5 साल आपको देना है और इसमें भी आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मणिपुर का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? वो कौन व्यक्ति हैं जिनको मणिपुर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी आप सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर में अभी राष्ट्रपति चुनाव चल रहा था, मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है, वैसे ही मणिपुर के नए जो है मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। किसे चुना गया है? तो युमनाम खेमचंद सिंह या एन वीरेंद्र सिंह या अजय कुमार भल्ला या फिर राजकुमार गोयल, कौन है मणिपुर का नया मुख्यमंत्री? ठीक है, युमनाम खेमचंद, वीरेंद्र सिंह या अजय कुमार भल्ला या राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल की अगर हम बात करें, जो राजकुमार गोयल जी हैं, ये क्या है? ये इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या है ये? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ध्यान रखिएगा इनको भी, ये कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जबकि अजय कुमार भल्ला, ये कौन है? ये मणिपुर के क्या है? राज्यपाल हैं। और एन वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था या उसके पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये क्या है? मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्या है ये? मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जो कि अभी रिसेंटली जो मणिपुर का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, किसे? युमनाम खेमचंद सिंह को चुना गया। युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री चुना गया है, मणिपुर का नया न्यू मुख्यमंत्री चुना गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि मणिपुर का जो नया मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो वो है युमनाम खेमचंद। युमनाम खेमचंद की बात करें तो युमनाम खेमचंद जी जो है बीजेपी के नेता हैं। ठीक है, और ये मणिपुर के, ध्यान रखिएगा, ये जो मणिपुर के हैं, ये मणिपुर के तो ये मणिपुर के कौन से? 13वें सीएम होंगे युमनाम खेमचंद जी। मणिपुर के कौन होंगे? 13वें सीएम होंगे। और इसके अलावा भी ये क्या है? मणिपुर में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ये क्या है? ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जो युमनाम खेमचंद जी हैं, जिनको अभी सीएम बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये क्या है? ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये मणिपुर के कौन से? 13वें सीएम है। अभी आप ध्यान में रखिएगा कि मणिपुर में क्या है?
मणिपुर में, जो हमारा मणिपुर है, यहाँ पे एक संघर्ष चल रहा था काफी दिनों से। कौन सा संघर्ष चल रहा था? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुकी समुदाय और मैती समुदाय। कुकी और मैते समुदाय, इन दोनों समुदायों के बीच क्या है? संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष के बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी थे, कौन? वीरेंद्र सिंह जी थे। वीरेंद्र सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, कब इन्होंने इस्तीफा दिया था? फरवरी 2025 में। तो इस संघर्ष के बाद जो है, या संघर्ष के बाद क्या हुआ था? इस संघर्ष में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व सीएम थे, कौन? वीरेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया था? फरवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया था। क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। अब इस इस्तीफे के बाद, ठीक है, फरवरी 2025 में इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहाँ का पद खाली था। तो अभी जैसे ही यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा है, ठीक है, यहाँ से जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा है, राष्ट्रपति शासन, वैसे ही यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? ठीक है, मुख्यमंत्री, है ना। इसके बाद तो यहाँ के जो सीएम बनाए गए हैं, युमनाम खेमचंद। तो ध्यान में रखेंगे आप युमनाम खेमचंद को कि ये कौन से 13वें सीएम है मणिपुर के, और जो है ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और यहाँ पे क्या नाम, राज्यपाल, मैंने बताया राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल अभी ध्यान में रखिएगा, मैंने चर्चा किया है कि यहाँ के राज्यपाल कौन थे। तो ये थे अजय कुमार भल्ला जी थे। कौन थे? अजय कुमार भल्ला, जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो आप लोग बताइएगा कि ये किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन? तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति शासन खूब क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में, ठीक है, कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, 356 के तहत लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, किस आर्टिकल के थ्रू लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के थ्रू लागू होता है। और ध्यान में रखिएगा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन चल रहा था, अभी समाप्त हुआ। इसके बाद मणिपुर में नए सरकार का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी जिसका सीएम हेड किसे चुना गया है? तो युमनाम खेमचंद को चुना गया है। चलिए, तो ये रहे युमनाम खेमचंद, ये मणिपुर के, ध्यान रखिएगा, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री हैं। और मणिपुर की बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत में आता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में आता है। ये रहा मणिपुर, ये दिखाई दे रहा आपका छोटा सा प्यारा सा मणिपुर, ठीक है, जो हमारे पूर्वोत्तर भारत का है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वही मणिपुर है जहां पे विश्व की एकमात्र, जहां पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? तो ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये विश्व का या भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। किस झील में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क? तो ध्यान में रखिएगा ये किस झील में है? तो
ये है आपका, ये आपका किस झील के अंतर्गत आती है? तो ध्यान में रखिएगा, ये लोकटक झील। कौन सी झील के अंतर्गत? लोकटक झील के अंतर्गत तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लोकटक झील के अंतर्गत तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लोकटक झील की बात करेंगे हम, तो लोकटक झील पूरे पूर्वोत्तर भारत की, ये जो पूर्वोत्तर भारत है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी राज्य आते हैं। इन सब में इन पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये लोकटक झील है। तो ध्यान में रखिएगा, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। और उस लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पे है? मणिपुर। मणिपुर की देखेंगे तो ये मणिपुर दिखाई दे रहा है। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? इम्फाल है। और इसकी बाउंड्री किससे किससे लग रही है? तो इधर देखिए नागालैंड से लग रही है, इधर असम से लग रही है। ठीक है, ये असम से बाउंड्री टच हो रहा है, नागालैंड से बाउंड्री टच हो रहा है, इधर किससे? मिजोरम से बाउंड्री टच हो रही है। तो 3 राज्यों से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। और भी हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी पर जल विवाद को सुलझाने के लिए, जल विवाद को क्या किया है? सुलझाने के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन का निर्देश दिया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्देश दिया है। ठीक है, वो किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है, कृष्णा नदी पे है, वैगई नदी पे है, या फिर पेन्नार नदी पे है? तो आप लोग जानते हैं कि कावेरी नदी जो जल विवाद है वो काफी पहले से है। कितने राज्यों के बीच है? ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद तो आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन राज्यों के बीच में है। ठीक है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्देश दिया है, तो ध्यान रखिएगा ये किस नदी के बारे में बात की जा रही है? तो आपकी बात की जा रही कौन सी नदी? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी ये कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों से निकलती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। और इसके बारे में विवाद चल रहा था कर्नाटक और किसमें? कर्नाटक और तमिलनाडु में। और ध्यान रखिएगा ये आज का विवाद नहीं है। इसके पहले इस नदी के बारे में 1892 में एक प्राधिकरण बनाया गया था और तब निर्धारित किया गया था जो इसका जल है वो तमिलनाडु इसका प्रयोग करेगा। किसके लिए? सिंचाई के लिए प्रयोग करेगा। ठीक है, पेयजल के लिए प्रयोग करेगा। तो ये वही पेन्नार नदी है। ध्यान रखिएगा, पेन्नार नदी कहाँ पे है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच क्या है? विवाद चल रहा है। ठीक है, विवाद है। तो इस विवाद को एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश किसने दिया है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, और अच्छा जल विवाद की बात करें हम, तो जल विवाद का जो ये प्रावधान है, जल विवाद का प्रावधान ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रावधान है ये संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 11 में है, भाग 11 में है। अनुच्छेद की वहीं पे अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा आपको करंट के साथ साथ जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान में रखें कौन सा आर्टिकल है, कौन सा भाग है। तो किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 262 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 262 के तहत राज्यों के जल विवाद का न्यायाधिकरण की बात की गई है। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है किस नदी का दिया है? पेन्नार नदी का दिया है। और इसके पहले इस नदी का जो जल विवाद था, इस नदी का पे बनाया गया था 1892 में, 1892 में जल विवाद प्राधिकरण बनाया गया था। ठीक है,
और इसमें ये निर्णय लिया गया था, निर्णय क्या लिया गया था कि जो है किसके लिए, पेयजल, पेयजल और सिंचाई, पेयजल और सिंचाई में, ठीक है, जो जल का प्रयोग करेगा वो कौन करेगा, वो किसको मिला था, तो वो पेयजल और सिंचाई के लिए जल का प्रयोग जो मिला था वो तमिलनाडु को मिला था। किसको मिला था, तमिलनाडु को मिला था। तो इसीलिए अभी ये फिर से प्रोसेस किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसका निपटारा किया जाए। अच्छा, अभी कावेरी नदी की बात कर रहे हैं हम, कावेरी नदी, तो कावेरी नदी जल विवाद, ध्यान रखिएगा ये भी बहुत फेमस है, कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन राज्यों का, इसका क्रम खूब पूछता है कि किन किन राज्यों के बीच है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और इसके अलावा तमिलनाडु और चेन्नई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और चेन्नई। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम ध्यान रखिएगा कर्नाटक में, कहाँ से, कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी कहाँ पे, कर्नाटक में ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कहाँ से निकलती है ये, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी वेस्टर्न घाट माउंटेन के अंतर्गत आती है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नदी जल विवाद प्राधिकरण बनाने का है, ठीक है। और हम अगर पेन्योर नदी की बात करें तो ये पेन्योर नदी दिखाई दे रही है आपकी, ये आपके कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट की बात, कर्नाटक राज्य की बात करें तो ये पूरा जो स्टेट दिखाई दे रहा है आपको, इधर कर्नाटक का दिखाई दे रहा है, इधर आपको बीच में ये तमिलनाडु का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ तमिलनाडु, इधर कर्नाटक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो पेन्योर नदी है ये आप देख पा रहे हैं, पेन्योर नदी, और ये रिवर यहां से निकलती है कर्नाटक क्षेत्र से, और कहाँ पे, ये फिर तमिलनाडु के बाद ये कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान में रखिएगा जो पेन्योर नदी है, पेन्यार नदी, तो इसी के लिए इन दोनों राज्यों के बीच जो है विवाद चल रहा था, जिसका न्यायाधिकरण के गठन का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है, 4 फरवरी को, तो विश्व एड्स दिवस, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, विश्व कैंसर दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस, कौन सा दिवस मनाया गया है। तो ध्यान में रखेंगे अगर हम विश्व एड्स दिवस की बात करें, विश्व एड्स दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है आपको, ये मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की अगर हम बात करें तो यही इसका आंसर सही होगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये तो ये जनरली कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ध्यान रखिएगा तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये चारों दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, सबकी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण थीमें होती हैं, ठीक है। तो अभी जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या रखी गई है, ठीक है। और ये कब 4 फरवरी को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष, ठीक है। ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। और मनाने का इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा इसका मेन जो मनाने का उद्देश्य है
जो हमारा कैंसर है, कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना। कैंसर के प्रति क्या करना है? जागरूकता बढ़ाना है और उसकी रोकथाम, उपचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जागरूकता एवं रोकथाम, उपचार को बढ़ावा देना। ये कैंसर का मेन उद्देश्य होता है। कैंसर दिवस मनाने का कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इस दिवस की शुरुआत की बात करें तो इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी, ध्यान में रखिएगा, इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है की गई थी 4 फरवरी। कब की गई थी? 4 फरवरी 2000 को की गई थी। ठीक है, 4 फरवरी 2000 को। तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसके रोकथाम करने के लिए, इसके उपचार को बढ़ावा देने के लिए। अब ध्यान में रखिएगा, जो भी कैंसर होते हैं या जो कैंसर पेशेंट होते हैं, पहले बहुत हवा होता था, पहले बहुत डर होता था। ठीक है, अब तो काफी मामलों में कैंसर का इलाज चल गया है और कई सारी ऐसे संस्थाएं हैं, ठीक है, जो कि कैंसर का फ्री में इलाज करती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बातें हैं कि अब कैंसर का फुल्ली ट्रीटमेंट हो गया है और इसमें लगभग लोग ठीक हो जाते हैं। अगर उनकी सच में इम्यूनिटी मजबूत है, वो अंदर से मजबूत है, तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब डर जाते हैं तब ये थोड़ा सा रिस्क वाला होता है। तो फिलहाल अब कैंसर के भी पेशेंट ठीक होने लगे हैं। पहले, आज के 15-20 साल पहले या 10 साल पहले बहुत हुआ होता था कैंसर कैंसर कैंसर, लोग डरते थे कैंसर से। अब आम बात हो गई है, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसका आयोजन कौन करता है? यूनियन फॉर इंटरनेशनल, है ना, कैंसर कंट्रोल करता है। इसका जो है आयोजन हर साल कौन करता है? आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इसका आयोजन करता है UICC, और हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो विश्व कैंसर दिवस ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आपकी 2026 की थीम क्या रखी गई थी? 2026 की जो थीम रखी गई थी कैंसर की, वो क्या रखी गई थी? यूनाइटेड, एक सेकेंड, 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो ध्यान में रखेंगे, यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। तो जो है 2026 की ये थीम रखी गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो है वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेशन कब किया जाता है? 4 फरवरी को किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर, यानी जो विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया है? ठीक है, जो केंद्र सरकार है इस बजट 2026-27 में, ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार बजट 2026-27 में इस केंद्रीय जो कर है उसको एक्सेप्ट किया है और उसमें राज्यों का हिस्सा केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों का हिस्सा कितना रखा है? तो ध्यान में रखिएगा, राज्यों का जो हिस्सा रखा गया है वो कितना रखा गया है? 41% रखा गया है। कितना रखा गया है? 41% रखा गया है। और ये वही 41% है, ये वही 41% है कि जो क्या है, 15वें वित्त आयोग,
यानी 15वें वित्त आयोग में भी इसका परसेंटेज सेम था, केंद्र और राज्यों के बीच 41% था। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो 15वां वित्त आयोग था, जो 15वां वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष चीफ कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एन.के. सिंह थे, एन.के. सिंह थे। और अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो पहले हम वित्त आयोग की चर्चा कर लेते हैं, वित्त आयोग की चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, जो केंद्रीय बजट में एक मिशन विकसित भारत 2047 का रोड मैप रखा गया है, और इसके थ्रू जो सरकार है, केंद्र सरकार है, 16 वित्त आयोग के सिफारिश को एक्सेप्ट कर ली है। इस सिफारिश में, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच का जो हिस्सा है वो कितना रखा है इन्होंने, 41% रखा है, ठीक है, इसकी हिस्सेदारी रखी है। और इसी के थ्रू केंद्र सरकार ने क्या किया है, बजट 2026-27 में राज्यों के लिए कितना आवंटन किया है, तो 14 लाख करोड़ रुपए को आवंटित किया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हम वित्त आयोग की अगर बात करें, वित्त आयोग, वित्त आयोग, तो जो वित्त आयोग है हमारा, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। ध्यान रखिएगा, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका गठन, इसका गठन कौन करता है, हर 5 वर्ष पर कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। और इसमें अगर हम इसकी संरचना की बात करें, संरचना की बात करें, तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक सदस्य होता, सॉरी, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, और इसमें क्या होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। तो अभी इसके जो केंद्रीय, जो आपका वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया है। कौन है, अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। तो ये इसके क्या हैं, चीफ है या अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के। जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मैंने बताया कौन थे, एन.के. सिंह थे। कौन थे, एन.के. सिंह थे। तो ये भी चीजें बिल्कुल याद में रखेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन इसका अध्यक्ष है। अच्छा, इसका सचिव कौन है, इसका सचिव कौन है, तो सचिव की अगर हम बात कर लें, वित्त आयोग के सचिव की बात कर लें, तो ध्यान रखिएगा, सचिव है यहाँ पे ऋतिक रंजन पांडे। ऋतिक रंजन पांडे जो है, ये इसके सचिव हैं। तो ये भी चीजें आप याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष इसके अध्यक्ष अभी उसके एग्जाम में पूछा गया था, आरओ का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि कौन इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी थे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वित्त आयोग था, ठीक है, इसको कब गठित किया गया था, फर्स्ट वित्त आयोग को, तो 1952 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान में रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। तो ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा श्रेणी शुरुआत की है, या कौन सी नई वीजा श्रेणी शुरू किया है। तो भारत सरकार ने भी जो है हाल ही में विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा श्रेणी की शुरुआत किया है, ई आयुष वीजा, ई स्टूडेंट वीजा, भारत दर्शन वीजा, या फिर भारत गौरव वीजा। किसकी शुरुआत किया है, किसने किया है, तो ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार के ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और ये किसके लिए, विदेशी नागरिकों के लिए, और खास करके किस पर्पस से किया गया है, आयुर्वेद है, योगा है, प्राकृतिक चिकित्सा है,
यूनानी है और होम्योपैथी है, ठीक है। इन सब में भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है कि जो विदेशी लोग हैं या जो विदेशी नागरिक हैं वो भारत में मेडिकल वैल्यू को बढ़ावा देना। मेन इसका उद्देश्य क्या है, भारत में विदेश जो है मेडिकल वैल्यू को बढ़ावा देना। तो ध्यान रखिएगा, अभी भारत सरकार के द्वारा कौन सी वीजा श्रेणी शुरुआत की गई है, तो ये इस जो है ई वीजा, ई आयुष वीजा की शुरुआत की गई है। ई आयुष वीजा की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ई स्टूडेंट वीजा भी स्टूडेंट के लिए है, जो विदेशी स्टूडेंट है, जो विदेशी भारत में आते हैं उनके लिए ई वीजा स्टूडेंट शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से शुरू किया गया है, ठीक है, किस पर्पज से शुरू किया गया है, तो भारत में मेडिकल वैल्यू को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य भारत में मेडिकल वैल्यू को बढ़ावा देना, मेडिकल वैल्यू को बढ़ावा देना। भारत में मेडिकल वैल्यू को बढ़ावा देना। और प्रतिवर्ष आयुष्मान दिवस की बात करें हम, भारत आयुष्मान दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है तो ध्यान में रखिएगा, जो भारत आयुष्मान दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, 23 सितंबर को मनाया, 23 सितंबर को ही, 23 सितंबर 2018 को क्या है, भारत आयुष्मान दिवस 23 सितंबर 2018 को, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा एक भारत की या कहें कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना थी, वो थी आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत ध्यान में रखिएगा 2018 में की गई थी। कहां से की गई थी, तो रांची से की गई थी, झारखंड के रांची से शुरू की गई थी। और ये क्या है, वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी योजना है। सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कौन सी है, भारत की आयुष्मान योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। और इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलता है जिन्होंने जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, ठीक है, इनको प्रति परिवार नहीं, प्रति पर्सन, यानी जितने भी व्यक्ति हैं फैमिली में, अगर जिसका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो सबको प्रतिवर्ष 5 लाख का मुफ्त में इलाज होता है। और ये प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, लगभग सभी हॉस्पिटल में होता है और बहुत आसानी तरीके से हो जाता है, जो कि चाहे जो है आपका ऐसे नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अगर एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में तो इसका लाभ लोग लेते हैं। और बहुत अच्छी बातें हैं, सरकार की इस योजना की तारीफ करने योग्य है, क्योंकि भारत में वो स्थिति नहीं थी कि जो हर व्यक्ति ट्रीटमेंट करा सके। इसके लिए भी बहुत सारे पहल चलाए गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है, स्वास्थ्य योजना है। और अभी इसको बढ़ावा देने के लिए भारत में किसको, आयुर्वेद को, चिकित्सा को, प्राकृतिक चिकित्सा को, होम्योपैथ को, ठीक है, योग को, इसको बढ़ावा देने के लिए विदेशी नागरिकों के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, ई आयुष वीजा की शुरुआत की गई है। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। और ये रहा, देखिए, आयुष वीजा की शुरुआत ट्रीटमेंट में, टूरिज्म भी, यानी अब जो है आपका ट्रीटमेंट भी होगा और टूर भी लोग करेंगे, हाँ, इंडिया का। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में या किसी दूसरी वीडियो को लेके हाजिर होते हैं आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ खूब मन लगा के पढ़िए, ताकि अब की भी कोई भी आप एग्ज़ाम दें तो उसमें जो है आपका सिलेक्शन तय है। थैंक यू दोस्तों।